बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2021। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत का अहवाल इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अदालती कार्रवाई की नाज़रीन ख़ास बात यह रही कि NA-75 डस्का में जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, उन लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का अदालती कार्रवाई में जिक्र हुआ है, तज़किरा किया गया है। आज की अदालती समाअत में रज़ा रब्बानी ने सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 के इतलाक़ के मामले पर दलाइल दिए हैं, लेकिन रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल में लापता अफराद का जिक्र भी किया, डीप स्टेट का जिक्र भी किया, जहांगीर दराना और सरमाया दराना निज़ाम का भी रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल में जिक्र किया है। आर्टिकल 226 के इतलाक़ पर जो दलाइल दिए गए, इन दलाइल पर जजेस ने क्या सवालात पूछे और अदालत के सवालात पर रज़ा रब्बानी ने क्या जवाब दिए, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन 12:10 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो रज़ा रब्बानी ने 1962 के आइन का हवाला देते हुए अपने दलाइल का आगाज़ किया। रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि 1962 के आइन में ये डिक्लेयर किया गया था कि मुल्क में जितने भी इंतखाबात होंगे, उन तमाम इंतखाबात पर सीक्रेट बैलेट के असूल का इतलाक़ होगा। मुल्क में तमाम इंतखाबात जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाए जाएंगे। लेकिन जब 1973 का आइन बनाया गया तो 1973 के आइन में वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा तमाम इंतखाबात पर जो है वो सीक्रेट बैलेट के असूल का इतलाक़ किया गया। लेकिन वज़ीर आज़म और वज़रा आला का इंतखाबात जो है ये डिक्लेयर किया गया कि ये दो इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे। आगे चल के रज़ा रब्बानी ने अदालत को ये बताया कि 1985 में जब मुल्क में मार्शल का रजीम था, इस दौर में आइन में एक तब्दीली की गई और उस तब्दीली के ज़रिए एक मरतबा फिर मुल्क में तमाम इंतखाबात को, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़रा आला का इलेक्शन भी शामिल था, इस पर सीक्रेट बैलेट के असूल का जो है वो इतलाक़ कर दिया गया। आगे चल के रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि 2010 में जब पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम को पास किया तो इस तरमीम के ज़रिए 1973 का जो आइन था उसे ओरिजिनल फॉर्म में बहाल कर दिया गया और अब आर्टिकल 226 के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा जितने भी मुल्क में इंतखाबात होते हैं उस पर सीक्रेट वोटिंग का इतलाक़ होता है। रज़ा रब्बानी का अदालत को ये भी कहना था कि आइन साज़ों ने बड़ा सोच समझ कर जो है वज़ीर आज़म और वज़रा आला का जो इलेक्शन है उसे ओपन रखने का फ़ैसला किया था, ताकि जब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इलेक्शन हो, जब वज़ीर आला का सूबाई असम्बली में इलेक्शन हो, तो अरकान असम्बली जो हैं अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए ये चीज़ जो है वो आइन में शामिल की गई थी। आगे चल के रज़ा रब्बानी का ये भी कहना था कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है, जो स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है, या सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के जो इलेक्शन होते हैं उस पर भी सीक्रेट बैलेट का इतलाक़ होता है। और सीक्रेट बैलेट का इतलाक़ जो है इन ओहदों पर इसलिए रखा गया है कि ये जो ओहदे हैं वो सियासी पार्टियों की वाबस्तगी से बालातर होते हैं और अगर कोई रुकन किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट देना चाहता है तो वो पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है उसको क्रॉस कर सकता है। आगे चल के रज़ा रब्बानी का ये भी कहना था कि सेनेट जो है वो वफाक की इकाइयों के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा जो है वो सेनेट नहीं है। कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत होती है वो कौमी असम्बली में आने के बाद अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन सेनेट में मामला जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर कौमी असम्बली में भी कोई जमात जो है वो अक्सरियत हासिल करती है तो अक्सरियत हासिल करने के बाद उसकी ना सिर्फ ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अक्सरियत का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी अक्सरियती जमात की ज़िम्मेदारियों में आता है। रज़ा रब्बानी ने अदालत को ये बताया कि कौमी असम्बली से तो हुकूमतें वजूद में आती हैं, सूबाई असम्बली से हुकूमतें वजूद में आती हैं, लेकिन सेनेट का जो इलेक्शन है, सेनेट की जो असम्बली है, इसका हुकूमत की तश्कील से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी लाजमी नहीं है कि किसी सियासी जमात की अगर सूबे में अक्सरियत हो तो उसे सेनेट में भी अक्सरियत मिलनी चाहिए। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि अगर किसी सियासी जमात के सूबे में 6 नशिस्तें हैं या 6 वोट हैं, क्या वो अपने 6 वोटों के साथ जो है वो सेनेट की 2 सीटें जीत सकती है? और अगर ऐसा होता है और माजी में ऐसा देखा भी गया है, तो क्या ऐसा होना कि 7 वोटों वाली जमात जो है वो सेनेट में 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, तो क्या ऐसा होना आइन का जो मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल है उसकी खिलाफ वर्जी ना होगी? जिस पर रज़ा रब्बानी ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को ये जवाब दिया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो रियाजी का कोई सवाल नहीं होता, सेनेट का इलेक्शन जो है एक सियासी मामला है, इसे सियासी नज़र से देखा जाना चाहिए। आगे चल के रज़ा रब्बानी ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के वफूद की कराची में मुलाकात हुई है।
इस मुलाकात में हुकूमती वफ़द की जानिब से मरदमशुमारी के हवाले से जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की यकीन दहानी कराई गई और बदले में MQM ने हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन में अपने साथ वोट देने का फ़ैसला किया है। अगर हुकूमत रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि अदालत ये समझती है कि सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस होती है, तो क्या ये जो मुलाकात हुई है जिसमें एक दूसरे को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, क्या ये मुलाकात जो है वो करप्ट प्रैक्टिस की ब्रैकेट में नहीं आती, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि तमाम हालात को मद्देनज़र रख के जायज़ा लेकर इस मामले का फ़ैसला करेंगे। लेकिन जो भी सियासी इत्तेहाद होता है वो किसी तरह से भी खुफिया नहीं होता। नाज़रीन, इससे आगे जो मैं आपको कार्रवाई बताने वाला हूँ वो बड़ी दिलचस्प भी है, बड़ी अहमियत की हामिल भी है। रज़ा रब्बानी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद ये कहा कि बाज़ औक़ात जो है वो सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं, और मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ या अदालत को अब तक जो बात बताई गई है वो एक मुख्तलिफ पैराग्राफ में मुख्तलिफ पैरा में बताई गई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को, सेनेट के इलेक्शन को इस पैरा में देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सरमायादाराना निज़ाम भी है, जागीरदाराना निज़ाम के मुआशरे में हम रहते हैं, जहाँ पर 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो गायब कर दिया जाता है और रियासत उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम होती है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि दुनिया की तारीख़ जो है वो इख्तलाफ राय देने वालों से भरी पड़ी है। जिसने भी इख्तलाफ करना है, अपनी पार्टी के साथ इख्तलाफ करना है सेनेट के इलेक्शन में, तो वो खुल के कड़े सामने आकर अपनी इख्तलाफ राय का इजहार करे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का मज़ीद ये भी कहना था कि आप ये कह रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जो तस्वर है वो एक लूज़ कंसेप्ट है, इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। और आप शायद ये कह रहे हैं कि सिक्रेसी से आइन के सेनेट के इलेक्शन में सेनेट के इलेक्शन में सिक्रेसी से आइन के जो दूसरे आर्टिकल की खिलाफ वर्जी होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रज़ा रब्बानी ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के जवाब पर यह कहा कि आर्टिकल 10A भी आइन के अंदर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की कोशिशों के बावजूद लापता अफराद का जो मामला है वो आज तक हल नहीं हो पाया। रज़ा रब्बानी का ये भी कहना था कि किसी मखसूस दौर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी सियासी जमातें की 10 नशिस्तें सेनेट में बनती हैं, अगर वो 10 नशिस्तें किसी सियासी जमात की सेनेट के इलेक्शन में बनती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको 10 नशिस्तें नहीं मिली तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि क्या करप्ट प्रैक्टिस किसी के अब तक जो सेनेट के इलेक्शन में धांधली होती आई है, जो करप्ट प्रैक्टिस होती आई है, जो पैसे का इस्तेमाल होता आया है, क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या इलेक्शन कमीशन ने ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर सेनेट के इलेक्शन में पैसे के बेतरीके इस्तेमाल के ऊपर किसी को नाअहल किया? कम अज़ कम ऐसा मामला अगर सामने आता है, कुछ चीज़ें ऐसे सामने आती हैं जिससे ये पता चलता है कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले की तहकीकात नहीं करनी चाहिए? आगे चल के रज़ा रब्बानी ने यह बताया कि आर्टिकल 226 की जो कमांड है वो इसकी खिलाफ वर्जी होगी अगर बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बनाया जाता है। अगर बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बना दिया गया तो बैलेट पेपर पर जो है वो डीप स्टेट को रसाई हासिल होगी, और ये हकीकत है कि जो डीप स्टेट है उसकी ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्क में भी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा रसाई है। रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि डीप स्टेट जब वोट को जो है, बैलेट को जो है वो काबिल शनाख्त बना दिया जाएगा तो वो अरकान जो असम्बली होंगे उनको ब्लैक मेल करेगी। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि क्या थैलों में जो बंद बैलेट होते हैं उन पर भी जो है वो किसी की रसाई हो सकती है? किसी की जैली वीडियो बनाना किसी तरीके से भी आसान काम नहीं होता, जीत हमेशा जो है वो इंसाफ की होती है, ये कहा गया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से। जिस पर रज़ा रब्बानी ने यह जवाब दिया कि इंसाफ मिलने तक अगर मुद्दई जो है रुकने कौमी असम्बली जो है वो खुदकुशी कर चुका होगा, ये भी पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इलेक्शन लड़ने वालों को मजबूत असाब का मालिक होना चाहिए। आगे चल के रज़ा रब्बानी ने कहा कि आइन के तहत आर्टिकल 226 के तहत जो है वो 20 इंतखाबात होते हैं और 20 इंतखाबात पर जो है वो सीक्रेट बैलेट का इतलाक होता है मासवाए वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा। और ये भी कहना था रज़ा रब्बानी का कि आइन साज़ों ने जो सिर्फ CM और PM को जो है वो उनका इलेक्शन ओपन रखने का फ़ैसला किया है, इसकी वजह मैं अदालत को पहले बयान कर चुका हूँ। लेकिन आगे चल के जस्टिस उमर बंदियाल ने रज़ा रब्बानी को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के निज़ाम को अदालत चलने दे? जमहूरियत में इनफरादी पसंद नापसंद जो है वो अक्सरियत पर हावी नहीं हो सकती। आप जमहूरी आदमी हैं। रज़ा रब्बानी को मुखातिब करते हुए जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि आप जमहूरी आदमी हैं, आपने हमेशा जागीरदाराना निज़ाम की मुखालफत की है, आपने सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत की है, आप कैसे कह सकते हैं कि इनफरादियत वाला निज़ाम जो है उसे चलने दें? आगे चल के जस्टिस उमर बंदियाल ने यह भी कहा कि अगर मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है तो सियासी जमातों को मजबूत करना होगा,
نہ کہ انڈیویجول کو یا انڈیویجول سیاسی شخصیات کو مضبوط کیا جائے۔ اس پر رضا ربانی نے جسٹس امرتا بندیال کو یہ جواب دیا کہ ساری زندگی اسٹیٹس کو کی میں نے مخالفت کی ہے، خفیہ رائے شماری کا حق جو ہے اگر واپس لیا گیا تو اس سے ارکان کے لیے جو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ مشکلات اور مسائل پیدا کرے گی۔ رضا ربانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اونچ نیچ کے بعد ملک میں اونچ نیچ کے بعد جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں استحکام آ گیا ہے، لیکن ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس میں اونچ نیچ کے باوجود ابھی تک استحکام نہیں آیا۔ تو یہ ناظرین آج کی عدالتی کارروائی تھی جس کا احوال آپ ناظرین کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ 1 گھنٹہ 35 منٹ کی عدالتی سماعت تھی اور آج میں نے پوری کی پوری سماعت کا احوال آپ ناظرین کے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ آج مجھے ایک میرے ویورز کی جانب سے شکوہ آیا تھا کہ میں پوری سماعت کا احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان نہیں کرتا۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔